अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है भाई? तो लिहाजा कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और हम सिर्फ आज पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में कुछ इस किस्म का रुझान है। क्या आप कहाँ का बता रहे थे? मैं आपको बता रहा था आज चूँकि यकम रबीउल अव्वल भी है, सो उसकी भी मुबारकबाद सबको, और साथ ही साथ मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी से बड़े खूबसूरत मनाजर रात के आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज यकम रबीउल अव्वल के मौके पर उन्हीं विजुअल से हम प्रोग्राम का आगाज भी करें, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। हाउ स्टनिंग इज दैट भाई! ये वैसे क्या खुदा की कुदरत है कि एक ज़माना था जब आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे मक्का, मदीना, सऊदी में फॉर दैट मैटर कि बारिश होगी, और किस लेवल की बारिश होगी। और अब देखें ज़रा, मतलब इट्स अ नॉर्म नाउ। हाँ, अब ज़रा रेगुलरली तवातुर के साथ होती है, और ये शहर वैसे ही बड़ा प्यारा है, इसका अलग एक सुकून है, अलग एक चाम है, और जब मौसम भी ऐसा हो तो फिर वो डबल ट्रीट हो जाती है। एंड ओवर द इयर्स बड़ी कोशिश करके ये जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने ज़रा अपने मुल्कों को ग्रीन किया है। तो ग्रीनरी लोग कहते हैं, जो मदीना गए हैं रिसेंटली, वो कहते हैं इट इज़ अ लॉट मोर ग्रीन देन इट यूज्ड टू बी, एंड आई गेस के वही वजह ये लें जी, नज़र भी आ गए कुछ आपको ग्रीनरी के मनाजिर, एंड दैट इज़ परहैप्स यू नो अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द रेन्स एज वेल, मे बी। तो देयर यू गो। बड़ा अच्छा अब्दुल्ला, आपने विजुअल से सोचा कि आज आगाज़ किया जाए शो का। अच्छा, ये तो थे मदीना मुनव्वरा के विजुअल्स, और कल हमारे वज़ीर आज़म ने हमारे 3 हीरोज़ जिनका ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इनसे मुलाकात की है। पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान में 3 वो चरवाहे, वो शेपर्ड्स, जिन्होंने लोगों को वार्न किया था, बताया था, और बड़ी तबाही से मुतअद्दिद गाँव बच गए थे, उसकी हम बात कर रहे हैं। सर्टनली हीरोज़ हैं, और वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में इनके लिए इनाम का भी ऐलान किया, इनको शील्ड्स वगैरह भी पेश किए हैं। मतलब कभी कभार आप सोचते हैं ना, जहाँ इतनी मतलब लार्ज स्केल तबाही ऑलरेडी आई हो, बारिशें, सैलाब, मतलब व्हाट हैज़ नॉट हैपेंड, उसमें उन्हीं जगहों में बैठे हुए लोगों का इतना अटेंटिव, प्रोएक्टिव होना कि वो समझ जाएं कि क्या होने वाला है। बिकॉज आई गेस एक्सपीरियंस भी इतना हो चुका है, इतनी तबाही हो चुकी है, इतना कुछ उन्होंने देख लिया है कि अब नजरें भी उस तरफ ही रखना कि हम किस तरह मजीद तबाही जो है वो बचा सकते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। एंड आल्सो नाउ दिस इज a regular feature of Prime Minister's office that we see very often, और फौरन ये नहीं है कि कोई डिले आता है, चाहे वो सोशल मीडिया के अच्छे इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात हो, जिस तरह तलहा वज़ीर आज़म से मिले थे, या वो किसी अच्छे ऐसे स्पोर्ट्समैन से, स्पोर्ट्स पर्सन से मुलाकात हो जिसने मुल्क का नाम रोशन किया हो, या फिर इस तरह सोशल वर्क में आगे हो, या फिर यू नो इंसानियत की फलाह और उसको बचाने के लिए जिन लोगों ने किरदार अदा किया हो, उनसे मुलाकात हो। द प्राइम मिनिस्टर टेक्स आउट टाइम नाउ, ही टेक्स आउट टाइम, ही इनकरेजेस देम, और फिर वो खबर बनती है एक मजीद बड़ी, और हम सारे देखते हैं यू नो एक गुड डीड यू नो लीड्स टू अनदर गुड डीड, तो एक मोटिवेशन है। सो अच्छा लगा हमें कि वो मुलाकात हुई है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फ्लड्स, क्योंकि हालात जो है वो इतने अच्छे हज़ारों नहीं अफराद मुश्किलात का अभी भी सामना कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा ज़िला सवात इमदाद का मुंतज़िर है, खास तौर पर राब्ता सड़कें बहाल न होने से कल से हम इस बात आवाम के लिए परेशानी मज़ीद बढ़ गई हैं। मुसद्दिक मलिक साहब का दावा था कि भाई राब्ता सड़कें तो पूरे ही मुल्क में बहाल हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन, मवासलात का निज़ाम हुकूमत और दीगर रेस्क्यू इदारे जो हैं वो मुतासरा इलाकों में मुमकिन हद तक रास्ते बहाल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। वी डू सी के काम डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन जिस कदर आपको पता है कि तबाही हुई है, बहाली में काफ़ी लंबा अरसा लगेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब दरियाओं में सैलाब का खतरा जो है वो मंडला रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरियाओं, नदी नालों के इर्द गिर्द आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी की है, तो लिहाजा कुछ हद तक कुछ इवैक्यूएशंस भी हो रही हैं, और दरियाए रावी और दरियाए सतलज में पानी की बहाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है, और NDMA ने नया अलर्ट जारी करते हुए इंतज़ामिया को मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया है। सो ये रियलिटीज़ भी वो हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इधर तक तो पहुंचता ही है, और जिस कदर बारिशें हुई हैं और हो रही हैं। दरियाए सतलुज में हरीके के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, ऊंचे दर्जे का सैलाब वहाँ पे गुजर रहा है, वार्निंग्स भी जारी की गई है। पंजाब हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में
फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ हम सब के सामने है। इसके बाद 2022 में भी पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया था, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान तो उसमें लिटरली डूबी गए थे, मतलब सिर्फ पानी था। बहुत बुरी तरह वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए माली मदद के वादे किए थे, लेकिन किसी एक ने भी इस पर अमल नहीं किया। और हमारे भी प्रोग्राम में जब मौजूद थे हमारे साथ, इसी तबाही पे हमने बात की थी, और उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस लेकर गए थे और प्लेजेस पूरी दुनिया ने किए थे और कॉन्फ्रेंसें हुई थी और क्या नहीं हुआ था, तो उस वक्त भी मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि हमें $1, $1 इसकी मद में नहीं आया। क्या कह रहे हैं मुसद्दिक? दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है उसमें ममालिक जो हैं वो 45 से 47% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से एक मुल्क ने तो छुट्टी करवा दी पूरी दुनिया की और उन्होंने बोला भाग जाओ। और अब जो है कमिटमेंट 300-350 मिलियन डॉलर की हुई है, उसमें से भी अभी तक माने हमें कितना मिला है? सिफर। अच्छा। अभी मैं आपको फंड बाय फंड इसकी तफसील दे सकता हूं कि पाकिस्तान को ये तमाम तबाही जो आपको नजर आ रही है, जिसकी जिम्मेदारी उन 8 ममालिक पे है जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसमें से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो जवाब है $0 एक दफ़ा फिर आपको बता दें द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि जर्मन वॉच की 2025 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बन चुका है, मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट। और एक्चुअली should not surprise us क्योंकि that is what we have been witnessing for the past couple of एक्सपर्ट हैं NDMA से हमारे साथ मौजूद हैं and we are really concerned। डॉक्टर तैयब शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त। अब बताइएगा कि द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, और अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है जिसे कहते हैं ना हम अपनी ज़ुबान में, क्योंकि पंजाब में सैलाब का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है, बारिशों का सिलसिला अभी भी चल रहा है, सितंबर तक जारी रहने का बताया गया है, फोरकास्ट है। हम किस चीज़ के लिए तैयार रहें अगले साल, या अभी जो तबाही हुई है उसका हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि हाँ जी जानी नुकसान तो हमारा रिपोर्ट हो गया, हमारा कितना माली नुकसान हुआ है? क्योंकि अल्टीमेटली तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि दिस कैन अफेक्ट आवर GDPs एज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम। सिंस ये जो अभी करंट मूनसून का सीजन है ये ऑन गोइंग है, तो इसकी अभी डैमेज असेसमेंट अभी बाकी है, लेकिन चूंकि एज पर दी स्टेटिस्टिक्स अभी मूनसून के एक और स्पेल भी रहता है, और अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करंट जो फेज 8 स्पेल ऑफ द मूनसून चल रहा है उसको काफी गहरी नजर से देख रहा है। चूंकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में शिद्दत से बारिशें हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में। आपको ये भी पता होगा कि पठानकोट, गुरदासपुर, इसके साथ साथ पटियाला और मध्यपुर और नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इमरजेंसीज इंडिया की तरफ नाफिज हो चुकी हैं। वहां पे अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम और भाखड़ा डैम, पौंग डैम आज की स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। 1388 फीट इसने कैपेसिटी कर लिया और सिर्फ 2 फुट रह गया, और अभी भी इनफ्लो जो पौंग डैम के अंदर आ रहा है वो 2 लाख क्यूसेक तक इसका इनफ्लो है। अभी जो इनके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने कंट्रोल्ड रेगुलेटरी फ्लो कर रहे हैं जो कि 60,000, लेकिन हरीकी के मकाम पे जहां पे ब्यास रिवर और भाखड़ा रिवर मिलता है, यहाँ पे राइट नाउ 2 लाख क्यूसेक का रेला पाकिस्तान की तरफ फिरोजपुर से गंडा सिंह वाला की तरफ रवाना है। गंडा सिंह वाला पे देखा जाए इस वक्त तो तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का रेला, जो कि वेरी हाई फ्लड का सिचुएशन बनता है, और जो हमारे पास इस वक्त स्टेटिस्टिक्स है ये 2,20,000 क्रॉस करेगा जो एक्सेसिवली हाई फ्लडिंग की सिचुएशन है। और सुलेमान की पे अभी 1 लाख क्यूसेक का रेला है, और नीचे हेड इस्लाम पे अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन ये 3 दिन के बाद यही सिचुएशन हेड इस्लाम की तरफ पहुंचेगी। इस सिचुएशन को रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हुए तकरीबन 1,50,000 से ज्यादा लोगों को इस वक्त रेस्क्यू किया है, जिसमें से बहावलनगर, बहावलपुर, कसूर, पाकपतन और विहारी और नारोवाल के अजला हैं जो इस वक्त
आगे आने वाले दिन में और शिद्दत से मुतासर हो सकते हैं। रीजन ये है कि राइट नाउ सिचुएशन इवॉल्विंग है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा है अपने ईस्टर्न रिवर्स की। ये सिर्फ ईस्टर्न रिवर सतलुज रिवर नहीं है, बल्कि अगर हम रावी रिवर पे भी देखें तो रावी के भी जो अपस्ट्रीम इंडिया में जो आता है, चमेरा, तीन, शाहपुर और मधीपुर, ये तमाम रीजन्स में इस वक्त काफी ज्यादा फ्लो है। कल इंडियन हाई कमीशन के लेटर से मधीपुर में जो कंट्रोल रिलीज दोबारा करना था, वो भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में जब पहुंची, इससे पहले ही एनडीएमए ने अपनी डेटा एनालिसिस के थ्रू रिवर रावी की भी हाई फ्लडिंग के सिनेरियो के ऊपर कंप्लीट एक्सपोजर एनालिसिस करते हुए कंसर्न प्रोविंस को, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को वो स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड कर दिए। मैं ये भी बताता चलूं कि रावी पे इस वक्त अराउंड 89,000 क्यूसेक जसर के मकाम पर मौजूद है, लेकिन चूंकि ये सिचुएशन इवॉल्विंग है, आज के दिन हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा बारिश शिद्दत से होगी नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, ननकाना साहिब, कसूर के रीजन में, और इंडिया के अमृतसर में, गुरदासपुर में और नंबर ऑफ अदर रीजन्स जो कि पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगे। तो इस वक्त रावी की सिचुएशन भी हम हाई फ्लड की सिचुएशन देख रहे हैं। बात की जाए चेनाब रिवर सिस्टम की, तो चेनाब रिवर में भी पानी जम्मू की तरफ से आता है। जम्मू में इस वक्त इमरजेंसी नाफिस है। जम्मू में इसके साथ साथ दुलहस्ती, बगलार, सलाल के जो इनके रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं, इसमें काफी फ्लो है। और मराला के ऊपर भी राइट नाउ अराउंड नॉर्मल सिचुएशन तो हो चुकी है, लेकिन इट इज अबाउट टू टच अगेन लो टू मीडियम फ्लड्स। आपने बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें दी है और हमने आपको नहीं काटा, बिकॉज this was important and we want to obviously we wanted to know exactly at the moment क्या सिचुएशन है। लेकिन एक बात हम समझना चाहते हैं, अभी बड़ी डिटेल में आपने बताया कि इंडिया में भी कितनी स्टेट्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। उससे पहले हमने खुद बताया कि जर्मन वॉच की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो मुतासर तरीन, मतलब सबसे फ्रंट लाइन आप समझ लें एनवायरमेंटल चेंज के जद में है। इज इट हमारा जो रीजन है सारा, मतलब पाकिस्तान को ले लें आप, इंडिया को ले लें, इस हमारे साथ जो हो रहा है रीजन में, इज इट बिकॉज हमने खुद भी कंट्रीब्यूशन की है? हमारा ग्रीन कवर जो है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन हो चुके हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें। क्या इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन है? ग्रीन गैस एमिशंस की जब हम बात करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं, इस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स जो हैं वो ऑफ हुए हैं, सारा मलबा जो है वो हमारे रीजन पे ही क्यों पड़ रहा है? ये जरा एक दफा थोड़ा सा आप समझा दें। मतलब इंडिया मुतासर है, हम मुतासर है, हमारे साथ अफगानिस्तान भी है, क्या वो भी उतने मुतासर है? फिर चाइना है, फिर चाइना क्या मुतासर है? चले जाएं, फिर क्या ईरान भी मुतासर है? उधर भी चले जाएं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मतलब ये पूरा रीजन आप एक साथ काउंट कर रहे हैं। क्योंकि जहां हम क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराते हैं डॉक्टर साहब, वी आल्सो वांट टू नो एंड पॉइंट आउट कि हमारी अपनी क्या गलतियां हैं। और श्रीलंका, बांग्लादेश, आई एम सॉरी मैं उसको इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ, वहां तो वैसे ही बड़ी बारिशें होती थी। जी आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं इसमें एक क्लैरिटी देता जाऊं। जो टोटल नेट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस पाकिस्तान की तरफ से, उसकी एग्जैक्ट फिगर है 0.89% ऑफ द टोटल इमिशन, जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड। राइट नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर कल्प्रिट है, जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा रेडिएटिव फोर्सिंग एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक above average from the pre-industrial level increase कर चुका है। इसमें पाकिस्तान की 0.89% कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली पाकिस्तान का जो ग्रीन कवर है, अगर हम लास्ट 20 इयर्स की टोटल लैंड यूज लैंड कवर के स्टेटिस्टिक्स उठाएं तो पाकिस्तान का ग्रीन कवर 2.52% से फ्रॉम लास्ट 20 ईयर 5.2% पे इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल पाकिस्तान का ग्रीन कवर इंक्रीज है। लेकिन अब मैं आपको पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि कंप्लीट जो कि हिंदू कुश हिमालय और कराकोरम रीजन के फुट हिल पे मौजूद जितने रीजन्स हैं, जिनको हम HK हाई एशिया माउंटेन रीजन्स कहते हैं, अब ये आपको यहाँ पे गौर करना होगा कि HKH रीजन जो है, हिंदू कुश हिमालय कराकोरम, इसको थर्ड पोल कहा जाता है। द रीजन इज दैट यहाँ पे बहुत से ग्लेशियर्स हैं, ये पीक ऑफ द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑल्सो भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाहे वो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान हो, ये कलेक्टिवली हिंदू कुश हिमालय कराकोरम रीजन तकरीबन 3 बिलियन पॉपुलेशन को इस वक्त समाये हुए है।
इसके फुट हिल पे, यानी अराउंड मोर देन 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम। अनफॉर्चुनेटली अभी ये भी आपको मैं बताता चलूं कि ये साल यूएन जनरल असेंबली ने ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ईयर के नाम से रखा है। द रीजन इज दैट कि हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। रिट्रीटिंग ऑफ दिस ग्लेशियर इज कॉजिंग कैस्केडेड इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल फ्लो, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर लेक एंड दैट वी आर विटनेसिंग। जी बिल्कुल, हम विटनेस भी कर रहे हैं एट द मोमेंट में। जी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, आप देखें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ये जितने रिवर सिस्टम्स इंडिया में हैं, हमने उत्तराखंड के अंदर उत्तर शाली पूरे एक विलेज को कोलैप्स होते हुए देखा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की वजह से। त्रिपुरा और जो हमारा चिटाग्राम है, चिटागोंग और बरिशाल बांग्लादेश में अभी रिसेंटली वहां की फ्लडिंग में कंप्लीट इनंडेशन हुई है। बात की जाए बदख्शां और नूरिस्तान ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे फ्लैश फ्लड के इवेंट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये इवेंट्स ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहे हैं। चाइना की बीजिंग से लेते हुए वुडोंग, हुनान, येलो सी, यांगसी सी एंड रेड सी जो रिवर सिस्टम्स चाइना में आ रहे हैं, एक्सेसिव मेल्टिंग वहां पे भी हो रही है। इस साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक स्पेशल फोकस है कि हम एक रीजनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का एक इनिशिएटिव लें, पर्टिकुलरली हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम। पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिक बात की जाए पूरी जो सब कॉन्टिनेंट रीजन की है, आप देखें हमारा सब कॉन्टिनेंट रीजन प्लेस कहां होता है। साउथ ऑफ सब कॉन्टिनेंट रीजन में इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन हमें कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन जो कनेक्ट हो रहा है सब कॉन्टिनेंट के साथ। सेकेंडली ऑन द अदर साइड हम यूरो एशियन मैस रखते हैं, यानी हमारा जो लैंड कवर है ये कनेक्टेड है एशिया के साथ और यूरोप के साथ। डॉक्टर तैयब, आपकी सारी क्रैश कोर्स हो गया, हमारी ये क्लास ही होगी सुबह सुबह, लेकिन आपकी सारी बातों से ये भी थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हम बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड जियोपॉलिटिकल आप लोकेशन देख रहे हैं तो हम थोड़े से प्री डिस्पोज्ड भी हैं एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल दीज चेंजेस, राइट? मैडम, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के अंदर 2022 के स्टैटिस्टिक्स जर्मन वॉच में हम फर्स्ट पे प्लेस हो रहे हैं। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में अगर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की बात करें हम 4th है, और अगर रिस्क इंडेक्स की बात करें हम 9th है। डॉक्टर साहब, हम अभी सूबों की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, मतलब हमारा दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान है ना, हमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी लिटरली एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है जिसमें कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। और अभी तो हम अपनी फेडरेशन और सूबों की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, यहाँ तो हमें लगता है कि हमें रीजनल एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जहां अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया मिलकर दुनिया के सामने अपना केस प्ली करे पाकिस्तान के साथ। एग्जैक्टली इसीलिए पाकिस्तान अब एक नैरेटिव डेवलप कर रहा है जो कि पाकिस्तान नैरेटिव ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन में। पहली बात ये बताता चलूं कि हमारे लिए ग्लेशियर्स बहुत मीनिंगफुल इसकी एक कंट्रीब्यूशन है। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में जो रेनफॉल की 80% सारी पाकिस्तान की रेन हो जाती है ड्यूरिंग दी मूनसून सीजन, जुलाई, अगस्त और मिड ऑफ सितंबर। हमारे 7 मंथ्स कंप्लीटली ड्राई सीजन है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई तक हमारे पास ड्राई डेज रहते हैं। हमारे पास जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो मिलता है जो डैम की स्टोरेज में, तरबेला डैम जो कि 5.2 मिलियन एकड़ फीट टोटल स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, इसमें से 80% ऑफ द टोटल स्टोरेज कम्स फ्रॉम दी स्नो एंड ग्लेशियर की जो रन ऑफ मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट डिकेड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्लेशियर्स 3.5% पर डिकेड ये रिट्रीट कर रहे हैं। मेजर क्लाइमेट मॉडल्स ये बताते हैं कि 2080 के बाद 80% ऑफ द टोटल हिंदू कुश हिमालय का स्नो कवर रिट्रीट कर जाएगा। आई मीन टू से अगर हमने अब ये रीजनल इनिशिएटिव्स की तरफ ना गए और अपने नैरेटिव को ना डेवलप किया तो आने वाले साल पाकिस्तान समेत पूरे हिंदू कुश हिमालय के साथ जो जुड़े हुए ममालिक हैं, जो 13 कंट्रीज टोटल कनेक्टेड है, ये तमाम कंट्रीज आने वाले सालों में इनको एक बहुत वाटर स्कैर्सिटी और फूड सिक्योरिटी का सामना करना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मतलब इन तमाम ममालिक को मिलकर दुनिया को झंझोड़ना चाहिए, हिलाना चाहिए, मतलब एहतजाज करना चाहिए, और सारों को मिलके, मतलब ये वो केस है जिसमें हम सारों को साथ होना पड़ेगा, बिकॉज अब सारी चीजें तो सामने आ गई हैं। मतलब बारिश और ये सैलाब और ये तूफान ऐसी चीज नहीं है कि आप दुआ करें और हाथ रखें और ये चीजें रुक जाएं। दिस इज ओनली इंक्रीजिंग। अच्छा, ग्लेशियर मेल्ट होने की जो बात हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और लगता है ये ओवरनाइट ही हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये एक्चुअली ओवरनाइट भी नहीं हो रहा। अभी डॉक्टर तैयब से भी यही पता चल रहा है, स्पीड से हो रहा है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तेज है, बट इट स्टार्टेड ऑफ वे बैक, तो तब भी कुछ करना चाहिए था और अब तो वॉर फुटिंग पे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी,
ज़ुहैब अख्तर हैं, गिलगित से हमारे साथी हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है एज वी स्पीक। लेटेस्ट यस जी, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हुआ, यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ हो गया और ग्लेशियाई झील फटने और तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल अख्तियार कर गई। गिलगित बल्तिस्तान के 14 अजला सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 3 बड़े अजला ज़िला गिज़र, ज़िला दियामर और ज़िला घांचे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अगर बात की जाए मकानात की तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 343 मकान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं, जबकि 681 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और 35 के करीब पुलों को भी नुकसान पहुंचा। शाहराह की अगर बात की जाए तो हसनाबाद के मुकाम पर शाहराह कराक्रम जो है वो दरिया बुर्द हो गई, जिसकी वजह से पाक चीन राहदारी इस वक्त मुअत्तल है, जबकि नगर की जो शाहराह है उसको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से ज़िला गिज़र में गिज़र एक्सप्रेस वे भी सैलाब की नज़र हो चुकी है, जहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। अगर बात की जाए सैलाब मुतासरीन की तो सैलाब मुतासरीन की तादाद जो है वो हज़ारों में है। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगले 1 से 1.5 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में इन लोगों को आशियाने फराहम करना हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। वही सूरत हाल मतलब है, ये भी बता रहे थे कि ग्लेशियर्स के स्पीड्स में के साथ पिघले और उसके बाद जो तबाही है वो तो। और अभी हम राब्ता सड़कों की इससे पहले बात कर रहे थे और ऑब्वियसली एक कोशिश तो यही होगी कि जल्दी से बहाल हो एंड एवरीथिंग, लेकिन आपने देखा है विजुअल्स में कि मतलब किस तरह वो पानी और पत्थर बोल्डर्स वगैरह सबको वो सड़कों पे चढ़ रहे हैं। अब वो रिसीड होंगे तो कोई सड़कें ठीक होंगी। इट्स नॉट अ वेरी गुड। हमारी अपनी भी क्या कंट्रीब्यूशन है? मतलब हाँ ठीक है जी, हमारा फॉरेस्ट कवर ओवरऑल पड़ा होगा, लेकिन हम दरख्त काटते हैं। हमारे पहाड़ों की वो सूरत हाल नहीं है। हम जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं अपने पहाड़ों पर, वो भी सबके लिटरली हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, तो इट्स नॉट इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर हम अपने समुद्रों में जो गंद डालते हैं वो भी हमारे सामने। दिल को तसल्ली के लिए हम कहते हैं कि जी हमने दरख्त दोबारा लगाए भी। देखिए लगाने बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप काट रहे हैं ना वो 100 साल पुराने, एटलीस्ट चलो डेकेड्स ओल्ड दरख्त हैं। अब ये जो हम लगा रहे हैं इनको दहाइयाँ लगेंगी उगने में और फिर इनकी जो फायदे होते हैं, सो इट विल टेक टाइम। और ये भी समझने की बात है कि जो पानी हमें इस वक्त इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, ये हम स्कैसिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये पानी इसी तरह बहता रहा आता रहा, हमारे पास वैसी स्टोरेज कम है, सो आगे आने वाले दिनों में जंगे दुनिया में वाकई पानियों पे हुआ करेगी, पीने के पानी, सोना और ये सब कुछ ये रह जाएगा, ये पानी ही होगा और हमें अपने रेजर्वोयर्स भी बढ़ाने चाहिए। एब्सोल्युटली, ये सोच के। अच्छा जी चलें, टेक दिस ऑल इन और हम एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, मतलब सियासी मामलात की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी बहस पर मुश्किलात अपनी जगह, मगर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, खींचातानी, ग्रुप बंदी ने बहुत सी मुश्किलात पैदा कर रखी हैं और बड़े अरसे से पैदा कर रखी हैं। बट कैन वी ऐड कि जब हमने उनसे बात की है तो वो मानते नहीं है कि कोई ऐसी ग्रुप बंदी, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमेशा यही आती है बात कि एक फैमिली है, फैमिली में इख्तलाफात हो जाते हैं। दीज आर मोर देन दैट। सेक्रेटरी जनरल पार्टी के सलमान अकबर राजा दोबारा एक फैसला कर चुके हैं और उन्होंने कल इसका इरादा जाहिर भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन भी अच्छा साबित नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर हमले में जो जुर्म साबित हुआ उस पर फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के रहनुमाओं उमर अयूब, शिब्बी फराज, जरताज कुल, कमल शौजब समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। PTI भी इस झटके से बाहर निकली नहीं थी कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने ओहदे से अलग होने का ऐलान कर दिया। बाकायदा ट्वीट की उन्होंने। हाँ जी, सलमान अकबर राजा का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात पर ओहदा छोड़ने की दरखास्त करेंगे। सलमान अकबर राजा के बकौल ऐसा वाकया हुआ है जो अब उनसे 2 टोक फैसले का मुतकाजी है। हाँ, ये बड़ा उन्होंने ट्वीट किया, बड़े सवालात नीचे भी हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकबर राजा दिल बर्दाश्ता हुए और दोनों के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर बहस हुई थी। अलीमा खान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर सलमान राजा को खरी खरी सुनाई। हाँ, उन्होंने ऑब्वियसली बेसिकली उनका ये मौक़िफ़ था कि मेरे भाई यानी कि बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना किया है और बाकायदा इमरान खान ने इस हवाले से कहा था और बाकायदा ट्वीट की थी और
ये लिखा था कि उन लोगों की पीठ पे छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा जो डीसीट हुए। लेकिन सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि फैसला जो है वो सियासी कमेटी ने किया है और ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ वोटिंग में 9 और हक में 13 वोट पड़े थे, तो ही वॉज परहैप्स गोइंग बाय द वोटिंग ऑफ इट। चले जी, इसी पे बात भी करनी है हमने। और ये सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। चीमा साहब, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अब ये तो नहीं पता कि इसमें इमरान खान साहब की मर्जी है या नहीं है। बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि बाद में जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से उनको ये कन्विंस किया गया तो उन्होंने कहा ठीक है जी, सियासी कमेटी जो फैसला करे वो कर ले। उन्होंने अपनी सिस्टर को ये पैगाम शायद नहीं पहुंचाया, उससे पहले का था शायद उनकी सिस्टर के पास पैगाम, लेकिन पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि हिस्सा लेना है। सो क्या लगता है सियासी तौर पर पीटीआई के लिए बेहतर फैसला क्या है, बाइकआउट करना या ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेना? अच्छा, एक आप ज़रा करेक्शन कर लें, जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें पता नहीं कि इमरान खान की मर्ज़ी शामिल थी या नहीं। पीटीआई है ही इमरान खान, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि कुछ मामलात में वो खुद सामने ना आए, वो किसी और को एक गो हेड दे दें कि आप इसके बारे में फैसला करें, लेकिन पार्टी के अंदर कोई भी फैसला इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं होता। तो लिहाजा एक बात तो ये तय होगी। दूसरा, क्या इन्हें हिस्सा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? इन्हें हिस्सा लेना चाहिए था। अगर ना लेंगे तो फिर क्या कर लेंगे? चलें, एक तो बात हम ये सोचते हैं कि अगर वो लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये तो बात मेरा ख्याल है कि कम से कम अपने जो लोग हैं उनको मोबिलाइज तो कर लेंगे। जो एक इनकी ये एक्सरसाइज भी होती है, आए रोज़ ये कहते हैं जी कि हम जो है इस्लामाबाद की तरफ हमलावर होने वाले हैं, उधर जो है कोई सब लोग इकट्ठे हों। उनको भी पता होता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपने लोगों को ज़रा उनकी एक वार्म अप एक्सरसाइज कराते रहते हैं कि हमारे लोग जो है ना वो भूल ना जाएं कि किसी टाइम निकलना भी पड़ सकता है। तो इसी तरह ये इलेक्शन की एक्सरसाइज तो की हद तक तो हो जाएगी, यानी कि उन्हें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। वो जीते हैं या नहीं जीते, उन्हें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और इससे जो हुकूमती लेवल है यानी कि पार्टी है, उसको भी एक वार्निंग जाएगी और वो भी ज़्यादा एक कैंपेन एक एनर्जेटिक तरीके से करेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि हमारा कोई हरीफ नहीं है। और ख़ास तौर पे पीटीआई की मौजूदगी में तो ये लोगों के घर घर जाकर दरवाजे खटखटाएंगे कि भाई वोट हमें दे। अदरवाइज अगर पीटीआई नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं करेंगे। अच्छा उमर, आपका कहना है कि लोगों की एटलीस्ट जो फॉलोअर्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती रहे और कि वो वक्त आए तो वो सड़कों पे निकलेंगे कि नहीं। अगस्त के कैंपेनिंग का एक माहौल भी होता है ना इलेक्शन। हाँ, लेकिन अगस्त के कई एहतजाजों के बाद ये तासुर कायम हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर जो है वो है, लेकिन पहले जैसी नहीं है। हाउएवर ऑफ कोर्स वोट बैंक ज़रूर है उनका, और अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या हुकूमत के लिए आपको लगता है कि काफ़ी सख्त चैलेंज हो सकता है? देखिए, स्ट्रीट इवेंट्स, अगर आप स्ट्रीट पावर की भी बात करें तो मसला ये है कि उन पर सख्तियां भी काफ़ी होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके इस वजह से भी बाहर शायद नहीं निकल पाते। लोग निकलने की कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन सख्तियों की वजह से नहीं निकल पाते। तो स्ट्रीट पावर तो मैं तो समझता हूँ कि है। वोट बैंक भी उनका है, उनके लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। आप ये कह लें कि उनकी एक्टिविज़म जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। अब ये है कि क्या उन्हें इस तरह के अमल में इलेक्शन लड़ने से हुकूमत को कोई चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत को जो पहले 8 फरवरी को जो हाथ लगे हुए हैं, तो अब तो इनके जो भी इलेक्शन होता है यानी कि उसमें ये उनको बहुत ही संजीदगी से लेते हैं पीटीआई को, यानी कि उनको ये कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। इनको लगता है कि ये हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हैं। और फिर ये है कि इनके लिए एक ये भी एक अहम पॉइंट होता है कि हम जो है एक जेन्युइन तरीके से जीते हैं, बजाय इसके कि जो पहले इनको ताने मिलते हैं कि फार्म 47 वाले, वो उस तरह के तानों से किसी तरह ये बच पाए। अच्छा उमर साहब, अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने, दूसरी तरफ पार्टी में ओहदों की म्यूजिकल चेयर भी जारी है। सलमान अकरम राजा फिर सेक्रेटरी जनरल की सीट छोड़ने का कह चुके हैं। सो पार्टी की क़यादत सेटल क्यों नहीं हो पा रही? आपको ये लगता है कि जब तक इमरान या फिर इमरान खान जब तक अंदर है ये मसला सेटल शायद ना हो? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? देखिए, पार्टी की क़यादत है इमरान खान। ये जो बाकी लोग हैं ये तो बेचारे वैसे ही एक मेहमान अदाकार हैं, इनको तो कोई लिफ्ट नहीं कराता। आई डोंट नो कि जो सलमान अकरम राजा हैं उनको किसने मशवरा दिया था कि आप पीटीआई के अंदर जाएं।
सलमान अकरम राजा का पीटीआई का मिजाज ही नहीं है। वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी है। पीटीआई में जो है वो तो किसी की इज्जत महफूज नहीं होती, उधर तो सिर्फ इमरान खान जो है वही हैं, यानी कि उनकी सारे पूजा कर रहे होते हैं और फिर जो है यानी कि उनकी आड़ में फिर दूसरों को लान तान भी कर रहे होते हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी पहले भी बातें सुनते आए हैं, उनके साथ मैं जानता हूँ कई लोगों ने बड़ी गालम गलोच भी की है। तो ये तो सलमान अकरम राजा का जो इतना टॉलरेंस लेवल है ही नहीं। आई डोंट नो कि वो कब से ये बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सेटलमेंट वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, ये पार्टी बड़ी इसमें इज़्तिराबी किस्म की पार्टी है, इसमें बेचैनी ही इस पार्टी की रूह है। ये कभी भी सेटल नहीं होंगे, यानी कि इनका जो मिजाज है वो ऐसे ही है, यानी कि एक क्योटी किस्म का मिजाज है और ये एक इंतहा पसंद पार्टी है। ये कोई ऐसी इतदाल पसंद पार्टी नहीं है कि जो आराम से सेटल डाउन हो जाए। मतलब वो बेस्ट डिलीवर करते हैं जब वो अनसेटल्ड ही रहते हैं। और आपने जो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कहा, लिटिल टू लेट इन द डे आई गेस, क्योंकि अब तो उनकी एसोसिएशन पीटीआई के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मतलब वो उनके बारे में आप सोचते हैं तो पीटीआई के बारे में आप सोचते हैं, पीटीआई के बारे में सोचें और लीडर्स में नाम आए तो इनका नाम आता है। तो अब तो ये मैं नहीं सोचता, जब इनके बारे में सोचता हूँ तो पीटीआई के बारे में। अच्छा, बाकी सारे अंदर हैं, यही फेसेस हैं, इसलिए 100% जब भी बात होती है, कोई मौकफ होता है, यही आते हैं। हत्ता कि अभी तक अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, इन्हीं की हुई है ना अलीमा खान साहिबा के साथ, तो लिहाजा ही इज वेरी मच यू नो द फेस एट द मोमेंट। थैंक यू उमर चीमा। थोड़ी देर में थैंक यू उमर। कराची में बारिश का बायदा अगला स्पेल जो बताया जा रहा था वो नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि खतरा टल गया है उसका। शुक्र है, पता है, शुक्र है बिल्कुल। मतलब पहले सोच रहे थे चलो एक और दफा देख लेंगे, लेकिन जो तबाही हुई है कराची में दैट वाज टू मच। अच्छा अभी हम लेकिन तूफानी बारिश के को अब एक हफ्ता होने को आ गया, लेकिन अभी भी इलाके ऐसे हैं, यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि अभी भी इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं निकल सका है। और शेर शाह का हाल दिखा रहे हैं अफजल नदीम डोगर साहब एंड यू हैव टू सी। ये इलाका है कराची का शेर शाह कॉलोनी में। ये यहाँ का जिना रोड है, जहाँ ये देखें काफ़ी लंबा मैं दूर तक विज़िट करके आया हूँ। यही सूरत हाल है। ये पानी बारिश का था, फिर उसमें सीवरेज शामिल हुआ और फिर अब सीवरेज का पानी आ रहा है, जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है मुख्तलिफ गटरों से। 12 रबीउल अव्वल की आमद है और ये मस्जिद के ऊपर चरागाह भी इसी सिलसिले में किया गया है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखें कि यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ तो मैं चूँकि बाहर से आया हूँ तो मेरे लिए यहाँ सांस लेना दुश्वार हो रहा है, क्योंकि तूफ़ान इतना है यहाँ पर। ये सूरत हाल कब से है और क्या शेर शाह में बारिश के बाद क्या सूरत हाल हुई थी, यहाँ के हम मकीनों से जानते हैं। सूरत हाल 12 महीने इसी तरह ही रहती है। इसकी हालत शेर शाह की बहुत ख़राब है। गटर लैंड सेवरेज, अभी ये जिना रोड की पूरी सेवरेज लैंड चौक है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो कोई आता है वो हल्का फुल्का अपना काम करता है और पिक्चरें बनाता है और फिर चला जाता है। मैं शेर शाह के और इलाकों में भी गया हूँ, जो मोहम्मदी रोड है, उर्दू बाज़ार है, इसके अलावा जो आसपास की गलियाँ हैं और बड़ी बड़ी मशहूर मसाजिद हैं, बड़े बड़े मशहूर मदारस हैं, उन तमाम जगहों पे देखा है। आपको फुटेजेस नज़र आ रही होंगी। बहुत गंभीर सूरत हाल है। मस्जिद में जाना जो है वो एक बहुत बड़ा एक काम मुझे लग रहा है। चेयरमैन जो हैं वासी साहब, इनसे भी कई दफ़ा मिले इस मौजू पे, लेकिन ये असल में 2-2.5 साल से ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाले जो सीवरेज नाला है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। अब वो पिछले 20-25 सालों से हुई है, लेकिन अभी उसको गिराया नहीं गया। जब तक वो गिराई नहीं गई, या तो नई लैंड डाल दी जाए या इसको सही किया जाए। जब तक ये सही नहीं होगी, ये सीवरेज का निज़ाम ऐसे ही रहेगा। जी, मैंने लोगों से और भी बात किया ऑफ एयर में, तो यहाँ 2 यूनियन काउंसिल हैं शेर शाह में। दोनों के जो यूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सारे मतलब यहाँ का जो निज़ाम है ना वो पीपल्स पार्टी का ही है। वाइस चेयरमैन दोनों हल्कों को हैं। बात ही वो मतलब टाइम ही नहीं देते, वो उनको सारी सूरत हाल का पता है, यहीं रहते हैं वो। एक ANP से इनके ओहदेदार भी हैं इसमें, और लेकिन कोशिश ज़ाहिर है की है। हाँ, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन बदल नहीं सकती, बदल सकती है। एक यहाँ का आलमगीर रोड है जिसकी सूरत हाल बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, उसको इन्होंने ठीक किया है। उस रोड को पे ऊपर ना पानी है, ना सीवरेज है, ना इस तरह की बदबू है। और जब बारिश आई थी तो आलमगीर रोड जो था वो कदरे बेहतर था और वो शहर का कोई इलाका लग रहा था। इसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सतह पर, KMC की सतह पर जो है वो कोशिश की जानी चाहिए। मेयर कराची को देखना चाहिए इस इलाके को और इस सूरत हाल को इसको ठीक करने की। जी।
इस पे आगे चलकर हम बात करेंगे, क्योंकि जो आलमगीर रोड नजर आ रहा था उसको अगर वो हमें बेहतर लग रहा है, उसको हम अच्छा समझ रहे हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड कितना गिर गया है फिर तो। अच्छा, आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, आपको पता है रेन अफेक्टेड एरिया से हम जरा जान रहे हैं कि क्या हालात हैं। रजा फ्रॉम राजनपुर। मैं इस समय राजनपुर दरिया सिंध के कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और दरिया सिंध में पानी की सतह इस टाइम अब कम होना शुरू हो चुकी है। और ये कच्चे के इलाके आपको दिखा रहा हूँ, ये घर है। यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ पर महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो गए हैं और कुछ लोग अपने घरों पर इस टाइम रिहाइश पजीर है। और ये इनकी देखें, इनकी दीवारें वगैरह कुछ गिर चुकी हैं और इनके ऊंचे घर होते हैं। जब पानी की सतह अगर इनके घरों में दाखिल होती है तो इस तरह की इनकी कश्ती होती है और ये यहाँ से महफूज मकाम की तरफ अपने पक्के घरों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। और सामने आपको ये दूसरा ये घर भी दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल घर के चारों तरफ पानी है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये मुकम्मल ये घर की दीवार वगैरह और घर के अंदर तक पानी आया हुआ है। मैं आपको इसके घर के हालात भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हम एक प्राइवेट कश्ती के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो पानी भी बहुत ज्यादा है, लोग भी इसके अंदर, बच्चे हैं, खवातीन भी इस टाइम इस घर में मौजूद हैं। चारों तरफ घर में पानी ही पानी है, तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। जब पानी की सतह या बुलंद होगी तो हम यहाँ से नकल मकानी करेंगे, अपने हमारे जो पक्के घर हैं हम उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन पानी यहाँ पर अभी हमारे घर के कमरों तक नहीं पहुंचा, लेकिन चारों तरफ फैला हुआ है। दीवारें भी हमारी गिर चुकी हैं और पानी अब कम हो रहा है इनके मकामी अफराद के मुताबिक। अगर तो आप ये रिपोर्ट अपने लाउंजेस में बैठ के कंफर्टेबली देख रहे हैं ना, तो शुक्र करें, वरना दिस इज रियली बैड एंड पीपल आर सफरिंग। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, लेट अस स्टार्ट दिस आवर आल्सो विद अ गुड न्यूज। और गुड न्यूज उसमें यह है कि कराची में 27 अगस्त से बारिशों का नया स्पेल शुरू होने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त के आखिर तक कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान नहीं। तो इस चीज़ में नो आप सुनते जाएं, इन द सेंस कि पहले कहा जा रहा था कि एक इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एक स्पेल जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 27, 28, 29 ऑफ अगस्त होगा, जो कि अभी वीकेंड आ रहा है, बट अब नहीं है। हाँ, और ये पता रिलीफ ही है, ये रिलीफ इसलिए है क्योंकि हम नहीं संभाल सकते क्लियरली। अलबत्ता सूबे में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। परसों तरसों लाड़काना में काफ़ी बारिश हो रही थी। हाँ। और हम ये भी कहेंगे कि नई बारिशों का खतरा टल जाने के बाद कराची का इम्तिहान ऑल्दो चल रहा है। शहर की सड़कों का पहले से जो हाल था वो है। गलियाँ लिटरली, गलियाँ तो खंडरात है, गलियाँ नहीं है। क्वेश्चन ये है, और जो हमारे पास एक्सपर्ट्स भी आते हैं और कराची के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमारी सड़कें टूट क्यों जाती हैं। मतलब इतनी बारिश नहीं होती है, ऑफ कोर्स वी नो वी कैन नॉट हैंडल इट, लेकिन सड़कें टूटने वाला सीन मुझे अभी तक समझ नहीं आया। Why does the whole system अच्छा, अब break? जब सड़कों पे गड्ढे पड़ते हैं ना तो ट्रैफिक जाम होता है। मतलब कोई भी इलाका आप ले लें, हम किस इलाके की बात करें, हम शारे फैसल पे तो एक रेगुलर शाम के औकात में है ही, एमिजना रोड है, सदर है। नहीं, और जब पता है कि मॉनसून के ये मंथ्स हैं तो उसमें मुरम्मत करना, वो कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, उससे पहले यूनिवर्सिटी रोड, आय चंद्रेगढ़ रोड, मतलब मलीर का जो वो इलाका है जो सुपर हाईवे से आप अंदर आते हैं और एयरपोर्ट की तरफ आपने जाना होता है, वहाँ भी सीवरेज बह रहा है, पानी खड़ा हुआ है, बुरा हाल है वहाँ पे भी। सो ये है सूरत हाल। मानसून की एक बारिश के बाद जो है ना वो पहले से तबाहाल सड़कों का ये हाल हुआ है कि अब वो चांद की सरफेस मालूम सी होती है हमें, तो लिहाजा चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, कराची आ जाए। इट्स द सेम थिंग, ऑल्दो इट डजंट साउंड ओके बिकॉज चांद से तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है ना। इन एनी केस क्या किसी को ये बुरा ही लगता होगा क्योंकि हमारा ये शहर है, अपनी चीज के बारे में ऐसे इजहार ख्याल करना किसी को अच्छा नहीं लगता, ट्रस्ट अस। बट And yet you have to be realistic about it. You have to point out the reality of how it is, ताकि कुछ बेहतरी आए। मतलब इस तरह तो नहीं कर सकती सब अच्छा है जी, हमारा शहर हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इस पे दिल इतना दुखता है कि इस पे रंज होता है, बाकायदा रंज होता है, इस पे दुख होता है आपको कि यार वाई। अच्छा जी, आइए जरा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे। कहीं सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है, जहां मेजर सड़कें, जहां बड़े गड्ढे पड़े थे और जो मेजर शाहराहें हैं भी देख रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मरम्मत का काम भी शुरू हुआ है, लेकिन इरोजन बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है मुतअद्दिद जगहों पे जब पानी आया है, पानी खड़ा रहा है, तो उसकी वजह से तबाही हुई है। सो इसी पे आगे चलकर हम बात करेंगे। अभी हम सियालकोट जाएंगे और अच्छा जी, सियालकोट हम जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली बारिशों वगैरह का सिलसिला जो है उसने तबाही तो हर जगह मचाई हुई है। वी नीड एन अपडेटेड न्यूज़ कि क्या चल रहा है। उमर इजाज हमें बता रहे हैं सियालकोट से।
जी, भारत की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम को इतला की दी गई है कि दरियाए तवी सियालकोट पर जो है वो जम्मू कश्मीर से दरियाए तवी में 3.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो छोड़ा जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ सारी सूरत हाल से मुतालिक, इस वक्त दरियाए चनाब में हडबराला के मुकाम पर 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो है पानी की सतह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये निचले दर्जे का सैलाब माना जाता है, जबकि दरियाए तवी में 8000 क्यूसेक पानी है। मेरी जो महकमा इनहार के सब इंजीनियर हैं मोहम्मद बिलाल, उनसे जो बात हुई है उन्होंने हमें सारी तफसीलात से आगाह किया है। उनका ये कहना है कि जो इस वक्त जो है तमाम इदारे जो है अलर्ट हैं, तमाम इलाकों में जो दरिया से मुल्का इलाके हैं, दरियाए तवी और दरियाए चनाब से, उन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। जो इन इलाकों जो मुकीम हैं, जो मुकीन हैं, उनको जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए जो है वो इतला दे दी गई है। उनका ये कहना है कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो है ये भारत की जानिब से रेला छोड़ा जाएगा 3.5 क्यूसेक का। अगर ये रेला आ जाता है तो इससे काफ़ी नुकसानात के जो है वो हदशात पैदा हो रहे हैं, जो काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं, नुकसानात होने का इम्कान है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि शहर से के बस से गुजरने वाले जो बरसाती नाले हैं वो इस मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर बारिशें इस तरह मुसलसल होती रही तो शहर में भी जो है सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। दैट लुक्स डिसाइडेडली डेंजरस। और दरिया मतलब कि समुंदर लग रहा था, इतना पानी। सो दुआई किया जा सकता है। अच्छा जी, ये भी सुने कि पाकिस्तान का पानी रोकने के दावेदार भारत ने फिर दरियाओं में पानी छोड़ दिया है। सिंतास के तहत कायम निज़ाम के तहत ना सही मगर दीगर सफारती राब्तों से पाकिस्तान को इतलात दी जा रही हैं। भारतीय हुकाम ने 2 दिनों में दूसरी बार पाकिस्तान से राब्ता करके सैलाब की पेश की इतलात दी और मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत का ये पहला बड़ा राब्ता है। भारत ने आपको बताया कि कल दरियाए सतलज में जबकि इतवार को दरियाए चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह किया था और भारत ने सिंतास मुआहदे के कवायद और जवाबित के मुताबिक इंडस वाटर कमीशंस को इतलात देने के बजाय सफारती राब्तों को इस्तेमाल किया है। भारत शायद ये तासुर देना चाहता है इससे कि वो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखे हुए जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी बंद करने के दावे कर रहे थे तो उस वक्त भारतीय माहिरीन समेत दुनिया भर के माहिरीन ये कह रहे थे कि भारत के पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि पाकिस्तान का पानी रोक सके। इसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एम ही नहीं आप ये। एक तासुर ये है कि भारत को शायद मजबूरी में पानी छोड़ना पड़ रहा है, मगर ये मुमकिन है कि भारत अपने दिमाग में कोई और प्लानिंग भी कर रहा हो। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने भारतीय राब्तों में पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी ही तसव्वुर की जाएगी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस बिकॉज ये भी समझने वाली बात है। शराज मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर हैं। शराज साहब, पानी की तकसीम का एक मैकेनिज्म सिंतास मुआहदे के तहत बना हुआ था। सबसे पहले तो बिफोर वी गो अहेड ये मुख्तसर बता दें कि दरियाओं में पानी छोड़े जाने या रोके जाने की सूरत में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत क्या तरीका इख्तियार किया जाता था? इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसमें इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी रोके या छोड़ सके। नेचुरली जो पानी आता है वही पानी जो है वो उस जो हमारे जो पाकिस्तान को जो एलोकेटेड हैं वेस्टर्न रिवर्स सिंध और झेलम और चनाब, उसमें जितना भी पानी आता है वो नीचे आता है पाकिस्तान को पहले मुख्तस है और पाकिस्तान को मिल जाता है, क्योंकि इंडिया के पास अभी कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे दरियाओं का पानी रोक सके। सवाई चनाब में बागलियाड डैम में 30,400 एकड़ फुट को वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी उनके मफाद में नहीं है, क्योंकि उस तरह से फिर वो उनकी जो है ना पावर और जो कंप्रोमाइज़ होती है रोकने का कोई अच्छा शिराज साहब, अभी दरिया चनाब और तवी में जो पानी छोड़ा गया है इसकी इत्तला गैर रिवायती सफारती राब्तों के जरिए पहुँचाई गई है। मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत निज़ाम था उसको बाईपास किया गया है। इस तरह की इंफॉर्मेशन बर वक्त मिले तो सैलाब और इससे होने वाले नुकसान से किस हद तक बचत मुमकिन हो पाती है? जी, इसमें क्योंकि इंडिया ने ट्रीटी मुअत्तल की हुई है और ट्रीटी के ये जो सैलाब के पानी की जो इंफॉर्मेशन का जो एक मैकेनिज़्म है वो ट्रीटी के अलावा है जो 1989 में साइन किया गया था। इसमें फ्लड इंफॉर्मेशन के लिए जो 1 जुलाई से लेके 10 अक्टूबर तक दोनों कमिश्नर्स के ऑफिस में राउंड द क्लॉक जो है वो हॉटलाइन पे रब्ता रहता है, टेलीफोन के थ्रू रहता था।
टेलीफोन के थ्रू और फैक्स और ईमेल्स के थ्रू वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे और जिस तरह से फ्लड की सिचुएशन होती थी फिर वो 24 घंटे, फिर अगर फ्लड ज़्यादा है तो 12 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 1 घंटे पे अगर बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है तो वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे, जो 2018 में उन्होंने इस पर रोक दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो फ्लड का जो डेटा है, जिस दिन फ्लड की सिचुएशन होती है किसी भी दरिया में जो वेस्टर्न इंडिया से आ रहा है, तो उसमें वो हमें इन्फॉर्म करते थे। लेकिन अब टीटी मुअत्तल किए जाने के बाद क्योंकि कमिश्नर्स वाला चैनल जो है वो बंद हो गया, इसलिए उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में भी है कि अपर रैपेरियन लोअर रैपेरियन को बताएगा कि जब दरियाओं में अगर कोई गैर मामूली ज़्यादा बहाव आ रहा है तो फिर वो उसको बताएगा। तो उन दोनों ने इसलिए फिर क्योंकि कमिश्नर्स वाला चैनल तो इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने फ़ौरन अपने जो है ना डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जो है ना हाई कमीशन के थ्रू फ्लड दरिया तवी में पानी की इंफॉर्मेशन भेजी है, जब क्योंकि इस वक्त बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं हमारे पास भी, और इंडिया जो कैचमेंट है हमारा जनाब का उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो ये पानी आ रहा है और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है इसके बारे में। अच्छा चलें, अब ये बता दें, मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या आपको लग रही है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तो ऑब्वियसली एक तरह से मुअत्तल किया हुआ है, इस नारे के साथ बाय द वे मुअत्तल किया था कि पाकिस्तान को एक कतरा पानी नहीं देंगे, तो इसके बावजूद दरियाओं में पानी देख ही रहे हैं हम कि छोड़ा जा रहा है, तो इसको क्या समझें कि ये मुआहदे की बहाली की तरफ जाने के इशारे हैं या फिर उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो पानी को नहीं रख सकते, तो उनको तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। बताया कि जो दरिया पाकिस्तान को जो एलोकेटेड वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें उनके पास कैपेसिटी नहीं है पानी रोकने की, कोई सलाहियत नहीं है पानी को रोकने या पानी छोड़ने की। जो नेचुरली पानी आता है वो नीचे आएगा, कुदरती पानी जो है, और उसको अभी उनको इसको अगर कुछ उसमें वो मैनिपुलेशन करना चाहें तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने में उनको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे, जिसमें वो कुछ मैनिपुलेशन करें या थोड़ा बहुत पचनाब में वो डाइवर्ट भी कर सकते हैं पानी, लेकिन वो उनके अपने मफाद में भी नहीं है, क्योंकि वो अगर डाइवर्ट करके रावी में ले जाएंगे तो रावी में भी इंडिया का दरिया है, लेकिन उसके बावजूद रावी का कुछ पानी पाकिस्तान को मिलता है क्योंकि उसका वो सारा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस तरह के महंगे स्ट्रक्चर बनाने ये सिर्फ गिदड़ बपकियाँ हैं उन्होंने जो है ना वो शुरू में उनको अंदाज़ा हुआ कि वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते, और आइंदा कुछ 10-15 सालों तक भी इनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं आ सकती कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकें। ऐसा ही लग रहा था जब ये धमकी आई भी थी कि देयर इज नथिंग मच दैट दे कैन डू अबाउट इट, बट वी शुड कीप एन आई, we should always keep an eye naturally. Why should we be so trusting? हम कह रहे हैं कि इतना कर नहीं सकते, लेकिन जाहिर है दुश्मन के हर चाल पे और हर स्टेप पे नजर रखनी चाहिए। That would be the prudent thing to do. शहराज मेमन साहब, थैंक यू, साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर। अच्छा जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना। हाँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने शेरशाह की सूरत हाल दिखाई कराची में, और भी दीगर इलाकों की बात बता रहे थे आपको कि कहाँ कहाँ तबाही हुई है, एज इन बारिश के बाद की तबाही। पानी इस दफ़ा नेचुरली बहुत सी मकामात पे जल्दी निकल गया, जितना 2020 में वक्त लगा था, एक हफ्ता शहर डूबा रहा था, वैसे नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है जो हमारी सड़कों गलियों की हालत है वो भी सबके सामने है, गड्ढे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और पानी पड़ जाए उन गड्ढों के ऊपर तो आप सोचिए कि जो नेवर नो कि नीचे 2 फुट का गड्ढा, 1 फुट का गड्ढा है या मैनहोल है, नीचे क्या है कुछ पता नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब पानी नहीं होता तो तब भी हमारी सड़कें तो मोहम्मद तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, कराची अर्बन लैब से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब। तौहीद साहब, हम अर्बन प्लानिंग की बात करें तो एक्सेप्ट फॉर द निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ अक्रॉस द कंट्री, सिर्फ हमारे पास इस्लामाबाद ही है जो अर्बन प्लानिंग के तहत बना है। अब वहाँ पे भी मसले आना शुरू हो गए जिस तरह उसकी एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन कराची में भी 80s, 90s, 70s में कुछ इलाके जो नए डेवलप हुए थे वो बाकायदा अर्बन प्लानिंग के तहत हुए थे। व्हाट डू यू थिंक आर द मेन रीजंस? क्या वजूहात आपको लगती हैं कि कराची जिस हालत में, जिस शक्ल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ तक कैसे पहुँचा? देखिए, पहली और बुनियादी बात इसमें यह है कि इस शहर के जो बरसाती नाले हैं, ठीक है ना, उस पे मुख्तलिफ तरह की तामीरात होती रही, और अब सिलसिला यह है कि मामूली सी बारिश भी जो है वो ये शहर सह नहीं सकता,
बुनियादी वजह यह है कि पानी के रास्तों पर तामीरात हैं और उस पानी को समंदर तक जाने का रास्ता नहीं मिलता और वो पानी फिर सेवरेज का हिस्सा बन जाता है। और सेवरेज की कैपेसिटी वैसे ही जो है वो इस तरह है कि आम दिनों में इस शहर में तकरीबन 15 से 20 मकामात पर जो है वो सेवरेज का पानी खड़ा होता है सड़कों पर, ये आम सी बात है, ठीक है ना। अब जैसे ही बारिश होती है, इवन 10 मिलीमीटर की बारिश, 20 मिलीमीटर की बारिश भी जो है वो पानी, क्योंकि बरसाती नालों में जगह मौजूद नहीं है, तो वो पानी फिर सेवरेज का हिस्सा बनता है और हम देखते हैं कि शहर का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। मतलब ये बताइएगा तौहीद साहब कि अब अगर रिवर्स करना हो सिस्टम, ठीक है बरसाती नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हालांकि इस तरह नहीं होनी चाहिए भी यही बात थी ना, लोग यही कह रहे थे कि जी नाले पे तजावुजात है, 25 साल तजावुजात हैं और 25 साल पहले की अभी बात करें तो शायद हम थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं क्योंकि बारिशें होती भी नहीं थी और इस तरह तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज्ड। बताएं कोई रिवर्स हो सकता है मामला? अब जो तजावुजात हैं अगर बहुत मेगा ऑपरेशंस हों जो कि अगेन इट्स अ टॉल ऑर्डर, हटा दिए जाएं, रिकंस्ट्रक्शन हो, कोई बेहतरी आ सकती है उन एग्जिस्टिंग बरसाती नालों को अगर यूटिलाइज किया जाए? बिल्कुल बेहतरी आ सकती है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना। देखें, जब हम तजावुजात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो पहला ख्याल कराची में रहने वालों के जहन में आता है शायद इन नालों पर कोई कच्ची आबादियां बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग, डॉन न्यूज़ की पार्किंग और एक हॉस्पिटल का एक हिस्सा, कभी किसी हॉस्पिटल का जनरेटर रखा हुआ है, यानी बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो यानी कि जिनका कहा जाए कि वो नालों को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वहां से अगर शुरू करें तो मेरे ख्याल में मोस्ट वेलकम बात है, लेकिन शहर कराची में आसान ये होता है कि बिल्डोजर को ले जाकर किसी गरीब के घर के आगे खड़ा करना। तो हम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू जरा जो मैंने बताया अपर लेवल जो है वहां से शुरू किया जाए और उसके बाद जितनी तामीरात है, अच्छा तामीरात सिर्फ इस तरह की नहीं होती जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं, तामीरात इस तरह भी होती है कि जब इस शहर में नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया तो नॉर्दर्न बाईपास बनाने के लिए जो है वो नाले को कवर अप किया गया, नीचे कलवर्ट दी गई। अच्छा, कलवर्ट जो है वो नाले की कैपेसिटी से कम छोटी दे दी गई। अब क्या हुआ कि पीछे से पानी ज्यादा आ रहा है और कलवर्ट छोटी है, तो वो क्या हुआ, पीछे पानी रुक गया और वो पीछे का जो एरिया था जो कभी नहीं डूबा था वो डूबने लगा। इसी तरीके से जो नालों के आउटफॉल हैं, यानी ये नालों का इखराज जहाँ होता है, ये नाले जाकर समंदर का हिस्सा बनते हैं, वो भी जो है वो उनकी चौड़ाई बहुत कम है। अब पीछे से पानी का एक अच्छा फ्लो है और पानी आ रहा है और जैसे इखराज पर पहुंचता है वहां पर ये नैरो हो जाता है, बॉटल नेक आ जाती है, तो भी जो है अर्बन फ्लडिंग होती है। तो एक सिलसिला नहीं है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। फिर इस तरह जिस तरह अभी आपने बात की कि बहुत से इस शहर में लो लाइंग एरियाज मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहां पर जो है वो बोर होल बनाए जाएं इस तरह के जो तमाम का तमाम पानी जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर ले। तो ये 3-4 डिफरेंट तरह के स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में और शहरों में देखा है, एक और है कि रोड्स की इंजीनियरिंग जो है, जैसे आप अभी तस्करा भी कर रहे थे, रोड्स की इंजीनियरिंग इतनी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गड्ढे पैदा होते हैं या रोड पर स्लोप नहीं होता। देखिए, पानी सड़क पर रुकने का सवाल पैदा नहीं होता, अगर उसमें बेहतर स्लोप है तो वो किसी एक जानिब जाएगा। जब वो एक जानिब जाएगा, जिस एंड पर स्लोप डाउन हो रहा है वो अगर कनेक्टेड है आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन से, तो पानी का अच्छा तौहीद साहब, दो बातें हमें आपसे पूछनी है। एक तो हम वाटर वेल्स की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से कराची में कह रहे हैं जी 27 मकामात ऐसे हैं लो लाइंग जहां पर वेल्स बनाए जा सकते हैं, लाहौर में बने हैं, बड़े कामयाबी से काम कर रहे हैं और भी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक तो वो, दूसरा ये कि जो मौजूदा हमारा बरसाती नालों का सिस्टम है, अगर यही सिस्टम अपनी कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर दे तो क्या जितनी बारिश एक हफ्ते पहले हुई थी उसको हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि हमने तो यही सुना ना जो ओहदेदार हैं उनसे कि 40 मिलीमीटर बारिश के लिए ये सिस्टम बना है, इससे ज़्यादा होगी तो हम नहीं हैंडल कर सकते। नहीं, देखिए बारिश जो हुई वो तकरीबन 143-150 मिलीमीटर की बारिश 178 जी। अच्छा 40 मिलीमीटर की जो बात है वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ विद द ग्राउंड रियलिटी ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि
वो उस सूरत में है, वो बात पूरी नहीं बताई जा रही वर्ल्ड बैंक की स्टडी की, कि अगर मौजूदा बरसाती नाले बिल्कुल क्लियर हों, इसमें गंदगी और कचरा मौजूद ना हो, ये डिसिल्ट हो और इसकी जो कलवर्ट हो वो क्लियर हो, यानी अगर कहीं 5 कलवर्ट या 5 गेट बने तो पांचों के पांचों क्लियर हो, तो 40 मिलीमीटर की बारिश में ये शहर नहीं डूबेगा उस सूरत में। अभी जो सिचुएशन है, ये तो 10-20 मिलीमीटर की बारिश में भी इस शहर में क्योस क्रिएट जरूर हो जाता है, डूबता नहीं है भले, लेकिन 2-3 इंच पानी, 5 इंच 6 इंच पानी जरूर खड़ा हो जाता है और ट्रैफिक का निजाम बराबर हो जाता है, उस पर भी असर पड़ता है। जी, वाटर वेल्स का भी बता दें, आपका क्या दूसरी बात की कि कुएं बनाने की बिल्कुल ये एक आसान हल है, और सिर्फ कुएं क्यों, देखें लाहौर में 2023 में जो है वो उन्होंने 3 जगह जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक बनाए, अंडरग्राउंड टैंक, जिससे वो उस पानी को जमा कर रहे हैं। तो ये हम इस शहर कराची में क्यों नहीं कर सकते ये काम? अच्छा जी, ये भी बात होगी, सॉरी टाइम कम है तौहीद साहब, लेकिन आपसे हम अपने अंडरपासेस की सिचुएशन जरूर समझना चाहते हैं। वाई इज ये हमारे अंडरपास कैसे बने हुए हैं कराची शहर में कि थोड़ी बारिश हो, ज्यादा बारिश हो, व्हाटएवर, वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, उनका ड्रेनेज कहाँ होता है? और क्या हमें आता नहीं है कि अंडरपास का ड्रेनेज कैसे डिजाइन होता है, होना चाहिए? जी तौहीद साहब, अंडरपासेस के हवाले से बता दीजिए। तौहीद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं, ये समझना चाहते हैं कि अंडरपासेस में जो ड्रेनेज होता है, जी अंडरपासेस में जो ड्रेनेज होता है, हाउ डज इट वर्क? हमने क्यों देखा है कि कराची में मतलब 40 मिलीमीटर तो बहुत ज्यादा है, अंडरपास तो 10-20 पे आधा भर जाता है। देखिए, मामला यह है कि पंपिंग का पूरा एक निजाम बनाया जाता है, ठीक है ना, जो कि अंडरपासेस को डील करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला यह है कि डे 1 से अंडरपासेस जो है वो तबाही का शिकार है और वो पंपिंग कैपेसिटी उनकी ना होने के बराबर है, और हमारे पास बाज़ जगहों पर ऑल्टरनेट निजाम भी नहीं होता। क्योंकि एक मामला और है इस शहर के साथ और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के साथ, जब भी बारिश होती है तो ये जो डिस्कोज हैं जिनकी जिम्मेदारी है बिजली फराहम करना, ये सबसे पहले अपने ग्रिड को बंद करके जो है अपनी मोटर्स को सेव करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो इन पंपिंग स्टेशन अगर ये ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं तो वो तो पहले मरहले पे डिस्कनेक्ट हो गए। दूसरा मरहला जो इसमें आता है वो ये आता है कि इनके पास ऑल्टरनेट भी बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बारिश के बाद उमूमी तौर पर जो है ये तमाम के तमाम भरे हुए नजर आते हैं। सो ये है सूरत हाल और ये तौहीद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और सारी बातें तो आपने सुन ली, लेकिन कितना मेजर काम है अगर कोई बेहतरी लाने की ज़रूरत हो, ख़ास तौर पे वो जो बरसाती नालों की बात हो रही है जिस पे बड़ी इन्फ्लुएंशियल मेजर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। Who's going to talk about that? पार्किंग्स है, बिल्डिंग्स हैं, फिर ज़ाहिर है जो तजावुज़ात हैं, चाइना कटिंग्स हैं, वो भी हैं। लेकिन वही बात है ना कि तौहीद साहब का ये कहना, तजावुज़ात जब कहा जाता है ना तो वो लगता है कि 2-4 शॉप्स और इस किस्म की चीज़ें होंगी। These are not that. ये बहुत मेजर है, मतलब मेजर मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है जिनको एक बुलडोजर लाके उड़ा दे। इन एनी केस, सो दीज आर द रियल इश्यूज ऑफ आवर सिटी एंड वाटर। थोड़ी देर में वही खुद को सेहतमंद रखने और फिट रहने के लिए जिम का आपको पता ही है, जिम जाना जरूरी है, अच्छी बात है, वर्कआउट करना जरूरी है, वर्जिश करना जरूरी है बेसिकली, ठीक है ना। पता नहीं मैं बचपन में से वर्जिश क्यों समझता था हमेशा से, वर्जिश फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बड़ा लेटर इन लाइफ मुझे पता लगा कि ये वर्जिश होती है। तो जी हमेशा से इमेज यही था कि जिम और एक्सरसाइज वर्जिश सिर्फ बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो ही करते हैं, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल चेंज हो गई हैं। वो जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं वो एक और लेवल है, वो एक स्पोर्ट है, वो एक और लेवल, एक स्पोर्ट बन चुकी है बात। और माशाल्लाह हमारे जो लोग हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इसमें। आपको पता है ना, हम कोई स्पोर्ट आजकल क्या कुछ मिल रहा हो तो वी ट्राई टू एस इट एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट। बड़ा मुश्किल थाईलैंड में हुई है बॉडी बिल्डिंग एशियन चैंपियनशिप और इसमें पाकिस्तान ने 1-2 नहीं 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और हमारे साथ इन्हीं चैंपियंस में से 2 हैं मौजूद, क्वेटा के बिलाल अहमद और पेशावर के एजाज अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सो आप दोनों को मुबारकबाद देंगे। मुबारक हो बिलाल एंड एजाज।
दोनों ने हमें ज्वाइन किया। इजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, और बिलाल आपको भी। इजाज साहब सबसे पहले तो बताइएगा, आप You're so big. आप हमें स्क्रीन में से दोनों जो है ना वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। आपका ये सफर कब शुरू हुआ? आपने किस उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी? मैंने जी मैंने तकरीबन 15 साल में शुरू किया था जी। मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद मैंने शुरू किया था। तकरीबन मेरे 25 साल हो गए इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने काफ़ी टाइटल लिए थे। इसमें शुरुआत मैंने KPK से किया था, और काफ़ी टाइटल है माशाल्लाह, इंटरनेशनल भी है और ये नेशनल सतह पे काफ़ी टाइटल है। तो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? मतलब आप 15 साल की उम्र में, बच्चों के पास और बड़े ऑप्शंस होते हैं बहुत सी चीजें करने के लिए, और 25 साल पहले तो इतना ट्रेंड भी नहीं था। चले तो आपको किस चीज ने इस तरह माइल किया कि बॉडी बिल्डिंग अच्छी चीज है, सेहतमंद भी है, और ऑफ कोर्स उसके बाद आपने इतने चैंपियनशिप्स भी जीते? वो मेरा एक कज़न था, वो उस टाइम एक्सरसाइज करता था, वो जाता था पेशावर में। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जिम होते थे उस टाइम। तो मैं एक दफ़ा फिर उसके जिम में उसके साथ चला गया था, छोटा सा जिम था। तो बस उसने एक्सरसाइज जब लगाई, उसके मसल्स काफ़ी पंप हो गए। तो उसको मैं देख कर तो उसे मैं बस मोटिवेट हुआ गया कि यार मैंने भी करना है। तो फिर उस टाइम मैंने उस जिम में मेरे ख्याल में 20 रुपये एडमिशन दिया था। 20 रुपये उसने लिया था मुझसे एडमिशन का, और महीने का पता नहीं कि 15 रुपये तक को यही 20 थे, अभी मुझे याद नहीं है। तो काफ़ी टाइम की बात है ये, मेरे ख्याल में 93 की बात है। तो मैंने उस टाइम शुरू किया था जी। जब आ गया मतलब लाखों, हजारों और फिर चंद सौ भी, मतलब नहीं, अब हम 15-20 से कोई हमें अच्छी एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा बिलाल, आपसे पूछेंगे अब हम। आप माशाल्लाह यू आर यंगर, और आपने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। बहुत सारे लड़के लड़कियां भी जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं जिसे कहते हैं, मगर एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड टोल ऑन योर बॉडी एंड माइंड एज वेल। सो आप शुरू से प्रोफेशनली ही इसको लेना चाहते थे, या फिर आपने भी शौक के तौर पर इसे शुरू किया? नहीं, मेरा शुरुआत तो कुछ इस तरह हुआ था बॉडी बिल्डिंग का कि मैंने जो है फिल्में वगैरह देखते थे, ज़ाहिर बात है बचपन में सब दिखते, तो हम देखते थे, हमने बोला यार क्या बॉडी है उसकी। तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। शुरुआत मेरा ऐसे शुरू हुआ था कि जब मेरे अब्बू को पता चला तो उसने मुझे थप्पड़े मार के जिम से निकाला था। लेकिन तो आज एक टाइम ऐसा है कि मतलब मेरा वालिद मुझ पर ना लाखों रुपए खर्चता है मेरे सिर्फ आने जाने के लिए, मेरे डाइट के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको प्रूफ करके भी दिखाया कि मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल्स, इंटरनेशनल्स काफ़ी मेडल्स है, जिसमें से मेरे पास 4 मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल्स है, और 3 मेरे पास इंटरनेशनल मेडल्स है, जिसमें से साउथ एशिया, मिस्टर एशिया और वर्ल्ड का मेडल है, गोल्ड मेडल सारे तीनों की तीनों। तो इस पे खर्चा ज्यादा होता है या इनाम भी मिलता है कुछ? मतलब सिर्फ पैसे लगाने ही होते हैं? जाहिर है एक तो आपका डाइट और ट्रेनिंग का खर्चा। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका मेडल ही सबसे बड़ा इनाम होता है। इनाम फिर आपको जब आप आते हैं ना, आपकी कंट्री वो आपको किस तरह सर्व करती है, वो तब वो डिपेंड्स ऑन योर कंट्री कि वो आपको जो है क्या रिवॉर्ड करती है। तो बिलाल वो भी साथ साथ बता दें फिर वो रिवॉर्ड क्या, आपको कुछ रिवॉर्ड मिला? फिलहाल तो मतलब हमें ये इस दफ़ा जो है हम जो है सिलेक्शन के बिहाफ पे किए थे, हमारे ट्रायल्स बेसिस हुए थे। सो हम उस पे किए, तो उसमें से ये तक कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये कहा जो लड़का मेडल लाएगा ओवरऑल, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, ओवरऑल जो लड़का गोल्ड लेकर आएगा उसके मतलब अच्छे खासे लोगों ने 20 लाख बताए थे, और सिल्वर मेडल के 10 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के 5 लाख। सो ये फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन ये इंशाल्लाह प्रोसेस में होगा, आगे जाके मिलेगा। बाकी डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पाकिस्तान एंड जिसमें मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, अब उस पर डिपेंड करता है वो लोग मुझे किस तरह ट्रीट करते हैं, या मेरे इस मेडल को या इस अचीवमेंट को वो किस तरह ट्रीट करते हैं, कितनी इज्जत बख्शते हैं। हमारा तो काम होता है एक मेडल जीतना, मुल्क को प्राउड फील कराना। मतलब ये एक काम छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान में भी बेस्ट होना और फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। ये भी बताइएगा एजाज कि कोई एज ब्रैकेट भी होते हैं? माशाल्लाह 15 साल की उम्र से आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपका एक पैशन है, जुनून है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ऑफ इट, और अभी तक इतने साल आगे भी आपने इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो बॉडी भी इजाज़त देती है कि उसी तरह रहेगी? डज इट टेक अ टोल? मतलब बॉडी भी
कभी कभार उम्र के साथ थक वगैरह भी जाती है, हमें लगता है कि 40-45 के बाद जो है क्या मुश्किल हो जाता है ट्रेनिंग करना, या उस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती जिस तरह पहले ज़ाहिर करती है। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये बहुत से लोग मुझसे यही पूछते हैं कि यार इजाज भाई आप अभी एज ज़्यादा हो गए कुछ, तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि एज इज़ ओनली नंबर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप अपने आप को फिट रखोगे और आप अपने आप पे काम करोगे तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कल भी इधर इंडिया का एक लड़का था, वो मुझसे बात कर रहा था, वो जानता, क्योंकि मैं भी साउथ एशिया में चैम्पियन हूँ, 2004 में मैंने जीता था, तो वो लड़का भी उधर ही आया था, अभी वो भी मास्टर में लड़ रहा था हैवी कैटेगरी में। तो नाश्ते पे जब हम मिले तो उसने मुझे बताया कि इजाज़ भाई क्या फील कर रहे हो अभी आजकल और उस ज़माने में। मैंने कहा यार मुझे तो अभी तक माशाल्लाह कोई ऐसी अभी तक बड़ी बात नहीं कर रहा, कुछ फील ही नहीं हुआ। जैसे 20 साल पहले थे, 20-25 साल पहले, वही आज स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गया, स्टेमिना भी ज़्यादा हो गया और मसल भी काफ़ी बढ़ गए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके डाइट पे, आपके जो आपके डिसिप्लिन है उस चीज़ों पे आपका वो डाइट ज़्यादातर डिपेंड करता है। तो माशाल्लाह एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया के तकरीबन 62 लड़के आए थे, 62 लड़के, 62 खिलाड़ी आए थे, और हमारे इधर से तकरीबन 10-11 लड़के गए थे। तो माशाल्लाह उसने मुझे बताया कि इजाज़ आप लोगों के कितने गोल्ड आए। मैंने कहा यार आप बताओ आपके कितने गोल्ड आए। उसने कहा कि यार हमारे तो 4 गोल्ड आ गए और बाकी सिल्वर और ये ब्राउन्ज और ये आ गए। और उसने कहा आपका, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम 10-11 बंदे हैं, तो 10-11 बंदों में हमने 5 के 5 गोल्ड मेडल लिए। माशाल्लाह जी, इस पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्सीलेंट जी, जबरदस्त कि वो 62 की टीम आई थी और उन्होंने 4 गोल्ड लिए। और मैं कहता हूं कि उन लोगों की अगर मिसाल के तौर पर मामूली सा भी सरपरस्ती करे ये बॉडी बिल्डिंग की, जो जितने ये यंग तबका आ रहा है और जितने फिर आगे और जाएंगे, तो माशाल्लाह ये मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हर साल वर्ल्ड से भी मेडल लेकर आ सकते। नो डाउट अबाउट इट। 2 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, और ये इसमें मैं सुहेल अनवर का जो हमारे सेक्रेटरी है उसका काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने इस दफ़ा मेरिट पे काम किया। तो मेरिट का यही अंजाम है कि मैंने उस दिन भी उसको बोल दिया कि यार आप खुद उसका रिजल्ट देख लो। माशाल्लाह ये हिस्ट्री में पहली दफा 5 गोल्ड मेडल लेकर आ गए बॉडी बिल्डिंग में। कमेंडेबल। अच्छा, आपकी सारी बातों में ये पता चल रहा है कि डिसिप्लिन जो है ना वो एक की फैक्टर है कुछ भी अचीव करने के लिए, वैसे तो किसी स्पोर्ट या जिंदगी में, लेकिन खास तौर पे बॉडी बिल्डिंग में, जहां खाना कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब दिस मैटर्स अ लॉट। बिलाल आप ये बताइएगा, इज दैट ट्रू? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग बहुत से जो इस चीज में नहीं घुसते, फिटनेस में नहीं घुसते, उनको तकलीफ यही होती है कि जी खाना पीना बड़ा फिर मुतासर होता है, बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है, बड़ा टाइट डिसिप्लिन चाहिए होता है। ऐसा ही है बिलाल? बिल्कुल इसी तरह जो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग जो 2021 से स्टार्ट की। सो 2021 से अब तक जो हमने कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि कभी दोस्तों के साथ होटल पे बैठ के खाने खाए हो या रोटियां खाई हो या मीठा खाए हो। हम लोग का बस डाइट में चिकन होता है, अंडे होते हैं, मतलब अपन सारा बॉयल फूड ही खाते हैं। जब हम कंपटीशन जीत के आते हैं, वो जीत की जो 5 से 6 दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, घर का खाना रोटी शोटी खा लेते हैं। उसके बाद वापस वी आर बैक टू द रूटीन, जैसा भी हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है। सो उसके लिए वापस फिर हम डाइट पे चले जाएंगे। मतलब हमारी जो खुशी वाले दिन होते हैं वो 4-5 दिन जो होते हैं, यही हमारी खुशी वाले दिन, यानी जब खा सकते हैं आप। अच्छा, डबल खुशी। जब आप कराची में होते हो और कराची के जो इतने मजेदार खाने होते हैं आप उनको देखते हैं लेकिन खा नहीं सकते। लगाने का भी रुझान है क्योंकि बहुत जल्दी रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं। सो डिसिप्लिन लाइफ वो होती है, लाइफ होती है। और मैं तो कहता हूँ कि मुंह की कुर्बानी दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी है कि इंसान जो है आप सब कुछ होने के बाद भी जो है आप खा पी नहीं सकते हो। सबसे बड़ी बात है। और स्पेशली जब हम स्टेज जाते हैं, मुंह की कुर्बानी पे बात खत्म करेंगे। थैंक यू आप दोनों को, बहुत मुबारक हो। एंड थैंक यू हियर बिलाल अहमद एंड एजाज अहमद। तो जी सैक्रिफाइस तो वैसे तो कुछ भी आपने अचीव करना है तो सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। आई डोंट नो इफ आई वुड एवर बी अ बॉडी बिल्डर टाइप, क्योंकि खाना नहीं मैं छोड़ रही। आप
मुश्किल काम है। किया हुआ है जिंदगी में काफी दफा, मतलब लेकिन किया है, लेकिन कोई इतना नहीं कि अगर आपको लगे कि यही आपकी जिंदगी है। वो कह रहे हैं कि खुशी के जो 3-4 दिन होते हैं ना जीत के बाद, सिर्फ तभी खाते हैं, अदरवाइज तो उनका वो डिसिप्लिन फूड ही होता है। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। ब्रेक लेते, आई विल नॉट। अच्छा जी, खबर आप तक शायद पहुंच गई होगी, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। मारूफ स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनको जेहलम से हिरासत में लिया गया है। मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी को भी जेहलम में जो मौजूद है इनका इंस्टीट्यूट, उसको भी सील कर दिया गया है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि इनको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने हिरासत में लिया है या फिर ऐसी भी मुतज़ाद इत्तलात हैं कि 3 MPO के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया है। कौन है जी हमारे साथ? डॉक्टर सुहेल हमारे साथ ही हैं। डॉक्टर सुहेल बताइएगा, आप कुछ पुलिस ने क्लैरिफाई किया है हमारे साथी हैं जेहलम से कि ये गिरफ्तारी किस मुकदमे में अमल में आई और किसने की? जी अब्दुल्ला, बात ऐसे है कि गुज़िश्ता रात मारूफ स्कॉलर जो यूट्यूबर स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को डिप्टी कमिश्नर मेसम अब्बास के अहकामात पर 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया। अहकामात मिलते ही थाना सिटी पुलिस के SHO अल्लाह चौधरी ने अपनी टीम के हमरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को उनकी रिहायशगाह से हिरासत में लिया और डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया और भारी नफरी और उसके साथ सख्त सिक्योरिटी में उनको जेल में मुंतकिल किया। इसके अलावा उनकी एकेडमी को भी रात के सील कर दिया गया और उनके घर पर भी पुलिस का सख्त पहरा जो है वो वहाँ पे पुलिस भारी नफरी में तैनात कर दी उनकी रिहायशगाह के बाहर भी। और इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे उलमा ने जो है कल इंतजामिया से मुलाकातें की थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका डॉक्टर सुहेल। हमें बता रहे थे जेहलम से मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यूट्यूब पे खासे फेमस हैं और जाहिर है इनकी वीडियोस वगैरह आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी। 3 MPO के तहत ये क्लियर हो गया कि 3 MPO के तहत DC के अहकामात पे इन्हें हिरासत में लिया गया है। That is it for today. We will see you tomorrow.